नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन हम जो अभी तक बात कर रहे हैं, जैसे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर हम बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं जैसे कि 19वीं शताब्दी में, इट मीन्स 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट होते हैं। तो उसमें हमने जैसे बात की कि उसमें फर्स्ट ब्रह्म समाज पर भी हमने डिस्कस किया, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और फिर रामकृष्ण मिशन, और उसी का ही हम जो लास्ट इसमें पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं। और हम देखते हैं हिंदू सोसाइटी के द्वारा जो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाते हैं, और हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। तो उसमें एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, हालांकि जैसे नाम से ही हमें लगता है, ठीक है ना, हम देखते हैं कि जो विदेशी, जो हिंदू धर्म से जो विदेशी प्रभावित होते हैं, तो उनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी समरी पर। आखिर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और अगर हम बात करें, स्थापना तो 1875 में होती है, लेकिन हम जैसे देखते हैं आखिर कौन से स्थान पर, कहाँ पर की जाती है? न्यूयॉर्क। हम देखते हैं न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हम बात करें। और इसके जो संस्थापक हैं, ये सभी कुछ हम समरी में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो उसमें हम देखें जो संस्थापक, इसके फाउंडर हैं, एडमिन्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर है, संस्थापक हैं, वो कौन है? मैडम ब्लावत्स्की, का रूसी महिला है, और हेनरी स्टील ऑलकट। और जो हम बात करते हैं हेनरी स्टील ऑलकट, ये USA में सेना में कर्नल है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं दो ऐसे, हम देखते हैं दो इसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं। और फर्स्ट हम देखते हैं मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑलकट। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसको एस्टैब्लिश करने में, थियोसॉफिकल सोसाइटी में। और हम देख सकते हैं आखिर सबसे इम्पोर्टेंट हम देखें इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है ना, कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क USA में होती है। कब? 1875 में। लेकिन हम देखें फिर कुछ टाइम के बाद इसका जो, अगर हम बात करते हैं इसकी जो एक, हम कहें कि स्थापना तो न्यूयॉर्क USA में होती है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया जाता है। और हम कह सकते हैं फिर इसका जो मुख्यालय, अगर हम देखते हैं, फिर वो 1879 में बम्बई में इसको लाया जाता है, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। और हम देखिए उसका इंटरनेशनल हेड ऑफिस की हम बात करें, वो कब? 1882 अडियार मद्रास में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें और भी आगे, आखिर इसका नेचर क्या है, स्वरूप क्या है? हम कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था, एडमिन्स इंटरनेशनल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं कि ये कैसा है, एक अंतर्राष्ट्रीय तो है ही। ये जो सोसाइटी है वो किस तरह का इसका नेचर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हमें भी देखते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय क्यों बोलते हैं। हम कहते हैं कि विदेशी जो हिंदू धर्म से प्रभावित है, एडमिन्स हमें भी कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है ना, और जो हिंदू धर्म से प्रभावित है, वो कैसा एक संस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, एक आध्यात्मिक संस्था को बनाया है। लेकिन हम देखिए आखिर, ठीक है, इसका नेचर इंटरनेशनल लेवल का हम मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है ये। लेकिन हमें भी देखिए आखिर उद्देश्य क्या है। हम कह सकते हैं विश्व बंधुत्व की भावना, उसको एक्सिस करना है। इट मीन्स फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना इसका मेन टारगेट है। लेकिन हमें भी देख सकते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट एम तो यही है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है, या हम क्या फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसको हम कह सकते हैं उसका प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ाना है। और रिलीजन फिलोसफी, रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, और फिलोसफी क्या है, तो हमें भी देख सकते हैं हम दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है ना। तुलनात्मक अध्ययन की हम बात करें, यह हम कहें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदू रिलीजन, यह हम कहें रिलीजन एंड फिलोसफी की हम बात कर सकते हैं। उसके बाद सभी ऑल रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है, सभी धर्मों का आदर करना है, चलिए ठीक है, सम्मान करना है। लेकिन हम देखिए अब थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, इट मीन्स आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद हम देखें 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं फिर 1893 में इंडिया आती है। और इंडिया आने के बाद हम देखते हैं फिर हेनरी, हम बात करते हैं हेनरी ऑलकट की डेथ के बाद हम देखते हैं 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनाई जाती है। और उसके बाद हम देखें
1916 में होम रूल मूवमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। होम रूल मूवमेंट को भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसको लीड भी किया, और लीड करने के साथ साथ में फिर हम 1917 में देखते हैं। 1917 में अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है ना, कोलकाता में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने का एक सम्मान इनको मिलता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं एनी बेसेंट का कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। हाँ, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें आखिर एजुकेशन फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई योगदान है। हाँ, हम देखते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें 1898 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। और फिर हम देख सकते हैं बाद में यही कॉलेज हम देखते हैं फिर एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता है, जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए, उसके बाद हम देखें आखिर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इसका कोई और भी कोई स्पेशल वर्क है। हम कह सकते हैं अपोज टू चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड मर्डर की हम बात करें, इट मीन्स बाल विवाह और कन्या हत्या का इसने विरोध किया है। और सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको अवेयर करना है, इट मीन्स आत्मसम्मान को जगाने का भी प्रयास किया जाता है। चलिए, उसके बाद हम कह सकते हैं नेशनलिज्म की, या हम कहें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, उसको क्रिएट करना, उसका विस्तार करना, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से जाने और हम देखें सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं जैसे 19वीं सेंचुरी में हम देखते हैं बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं हिंदू रिलीजन या हम कहें हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। जैसे हम देखते हैं ब्रह्म समाज को चलाने वाले मेन लीड कौन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय किस कम्युनिटी से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, या फिर हम बात करें विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस, सभी क्या है एक एलिट क्लास कम्युनिटी से ही है। तो हम देख सकते हैं सभी हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, वेद उपनिषदों में उनका अपना एक विश्वास है, इस तरह का एक विश्वास बना रहता है। तो हम देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी भी हम कह सकते हैं रीजनल लेवल पर या हम कहें नेशनल एंड इंटरनेशनल, इन सभी का जो एक इम्पैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट की हम बात करें, उसकी वजह से अगर हम देखें बहुत सारे हम कह सकते हैं धर्म सुधार एडमिस धार्मिक सुधार की हम बात कर सकते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स की हम बात करें, ठीक है ना, उन सब की एक जो एक परंपरा रही है धार्मिक सुधार यानी कि सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट्स हुए इंडिया में, उसमें एक नाम हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी ऐड किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी अपना कंट्रीब्यूशन अपना उसने भी योगदान किया है। अगर हम देखें एक सबसे इंटरेस्टेड जो इसमें पॉइंट हम देखते हैं वो क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियंस के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ना ही तो उसको बनाने वाले हैं और ना ही उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखने वाले हैं। इंडियन नहीं है, हम कह सकते हैं गैर हिंदू या हम कहें मतलब हम कहें नॉन इंडियन, ठीक है ना, भारतीय नहीं है, कोई भी भारतीय नहीं है इसमें। लेकिन हम देखें उसके बाद उनके द्वारा इसको कंटिन्यू प्रोसेस में रखा जाता है। अगर हम बात करें जैसे मैडम ब्लावत्स्की रूसी महिला है, हेनरी स्टील ओलकट की हम बात करें USA से हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं एनी बेसेंट भी बाद में जुड़ती है तो आयरिश महिला है, तो इंडिया से तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो एम्स है वो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के, और हम देखते हैं इस सोसाइटी ने, इस सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं वह क्या चाहती है, पुनर्जन्म। जैसे हम देखते हैं अगर हिंदू धर्म में हम देखें, ठीक है ना, तो वह भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और उसके बाद कर्म को लेकर हम देखते हैं जैसे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उन सभी को एक्सेप्ट किया जाता है। इट मीन्स हिंदू धर्म से काफ़ी इंस्पायर है ये सोसाइटी। और इसके जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन की हम बात करें, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस तरह का एक जो धर्म का प्रचार प्रसार होता है हिंदू धर्म का, वह अन्य देशों में भी फैलता है। लेकिन हम थोड़ा सा और देखें कि वेद, वेदास, उपनिषद और योग, ठीक है ना, तो इन सभी से वह इंस्पायर होता है, प्रभावित होता है कि वेदास की जो एक संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो एक संस्कृति है, ठीक है ना, उन सभी से वह प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है। चलिए, उसके बाद हम देखें आखिर एक स्लोगन की हम बात कर सकते हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो एक नारा भी है, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है, इट मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्रिएट करना है। चलिए, ठीक है। और ये भी चाहते हैं कि अगर हम इस तरह का एक एफर्ट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे मानवता, हम कहें
जैसे हम देख सकते हैं मानव को एक सूत्र में बांधने का काम करना, सभी को हम कह सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म देना है, सभी को एक जैसा एक इन्वायरमेंट देने का प्रयास करने का किया जाता है। चलिए उसके बाद अगर थोड़ा सा हम और देखें आखिर थियोसॉफिकल या हम कहें थियोसॉफी का या थियोसॉफिकल सोसाइटी का मीनिंग क्या है, तो उसमें हम देखें थियोसॉफी का अगर हम देखते हैं सिंपल का मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ गॉड, इट मीन्स ईश्वर का ज्ञान। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ गॉड की हम बात करें, उसके बाद हम देखते हैं इसको थोड़ा सा हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हमने थियोसॉफिकल लिखा है उसमें हम देखते हैं थियोस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, गॉड से हम देखते हैं थियोस का मतलब गॉड है। और सोफिया की हम बात करें, सोफिया का जो एक मीनिंग निकलता है वो है विजडम, बुद्धि, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ईश्वर का ज्ञान। चलिए उसके बाद जैसे हमने नेचर पर बात किया था कि आखिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेचर क्या है, हम कह सकते हैं एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के रूप में ये काम कर रही है। और उसमें हम देखें आखिर उसका उद्देश्य क्या है, यह चाहती है कि विश्व बंधुत्व की भावना में वृद्धि हो, इट मीन्स हम कहें एक्सेस टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। चलिए ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना तो बढ़ी बढ़ेगी, लेकिन हमें भी देखते हैं सभी जितने भी धर्म हैं हम कह सकते हैं सभी धर्मों को इसने भी रिस्पेक्ट किया है। जैसे अभी तक जो बहुत सारे हमने देखा, और हम कह सकते हैं रामकृष्ण मिशन की हम बात करते हैं तो उसमें भी सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया जाता है, सभी धर्मों की बात की जाती है कि हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी देखते हैं सभी धर्मों को सम्मान दिया जा रहा है, उनका रिस्पेक्ट किया जा रहा है। और ये भी बात की जा रही है कि धर्म को समाज सेवा का एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। रिलीजन धर्म ये नहीं कहता है कि आप आपस में हिंसा करें, अत्याचार करें, एक दूसरे पर एक्सप्लॉयटेशन करें, धर्म इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं देता है। धर्म रिलीजन तो एक ही सिंपल सा मैसेज देता है कि मानव सेवा। जैसे हमने देखा रामकृष्ण मिशन में हमने देखा जो परमहंस की अपने एक आइडियोलॉजी है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी भी सेम होती है और वह कहती है कि मानव सेवा या मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्राचीन धर्म, हम कह सकते हैं जो एंशिएंट रिलीजन की हम बात करें, फिलोसफी और साइंस, हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन बदलती रहती है तो ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन पर ही पूरा विश्वास करें, तो धीरे धीरे हम देखते हैं फिलोसफी को भी, ठीक है ना, फिलोसफी को भी बेस बनाया जाता है, साइंस को भी बेस बनाया जाता है। रिलीजन के साथ साथ में हम देखते हैं फिलोसफी, साइंस, ठीक है ना, इन सभी को भी हम देखते हैं, सभी को स्टडी भी की जाती है और उन सभी से हेल्प भी ली जाती है। उसके बाद हम देखें एनी बेसेंट की, जैसे हमने बात की थी एनी बेसेंट कब जुड़ती है। एनी बेसेंट 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनती है, इट मीन्स मेंबरशिप लेती है, सदस्य बन जाती है। और सदस्यता लेने के बाद हम आगे देख सकते हैं फिर 1893 में हम देख सकते हैं कि वह इंडिया आती है, भारत आती है। भारत आने के बाद हम देख सकते हैं फिर 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन जाती है, इट मीन्स अध्यक्षा बन जाती है। हेनरी एलकार्ट की डेथ हो जाने के बाद वह अध्यक्ष बन जाती है। और इसी के साथ में अगर हम एक बार थोड़ा सा देखें 1893 में के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम देखते हैं शिकागो में विश्व धर्म जब सम्मेलन होता है या हम कहें विश्व संसद का एक आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारे धर्मों के बारे में बहुत सारा कुछ डिस्कस होता है। और उसमें हम देखते हैं भारत से भी हिंदू धर्म के जो प्रतिनिधि हैं स्वामी विवेकानंद को चुना जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि एनी बेसेंट जो विश्व धर्म संसद होती है शिकागो अमेरिका में, तो उसमें भी वह, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करती हैं। और उसमें हम देख सकते हैं वहाँ पर उसने सुना और काफ़ी वह हिंदू धर्म के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी प्रभावित होती है। और उसके बाद हम देखें एजुकेशन फील्ड में अगर हम देखें उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई योगदान है या नहीं, हाँ, उसमें हम देख सकते हैं 1898 में आकर के, ठीक है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज हम देखते हैं फिर पंडित मोहन मालवीय ने 1916 में आकर के, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और इसको किस में कन्वर्ट किया, BHU में।
BHU की जब हम बात करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। तो उसमें हम देखते हैं BHU जब से कंटिन्यू काम कर रहा है और एट प्रेजेंट में हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में वह काम कर रहा है और काफ़ी पॉपुलर प्रसिद्धि BHU को मिली हुई है, ठीक है ना। और उसमें हम देखें फिर 1916 में जब हम आते हैं, 1916 में हम देखें होम रूल मूवमेंट का उन्होंने स्टार्टिंग किया एनी बेसेंट ने, और उसमें हम देख सकते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन भी किया, उसका संगठन भी किया और उसको लीड भी किया और इस तरह से एफर्ट्स वह करती रही। लेकिन उसके साथ में हम देखें फिर 1917 में आते हैं, 1917 में आकर के INC इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में अधिवेशन होता है और उसकी वह प्रथम, हम कह सकते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में उनको चुना जाता है। इट मीन्स वह अध्यक्षता करती हैं किसकी, INC की, और ऐसी अध्यक्षता करने वाले हम कह सकते हैं प्रथम महिला बनने का भी गौरव उनको प्राप्त होता है। चलिए, इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। और उसके बाद हम देखें ऑल ओवर, अगर हम देखें थोड़ा सा हम बुक के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। एनी बेसेंट की जो 2 पत्रिकाएं उन्होंने लिखी हैं, जहाँ हम कहीं उनका संपादन किया है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, 2 मैगजीन काफ़ी पॉपुलर मैगजीन रही हैं, बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती है कि एनी बेसेंट की जो पत्रिकाएं हैं कौन कौन सी हैं। चलिए, उसके बाद हम देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने स्पेशली काम क्या किया है। अगर हम ऑल ओवर देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा कुछ काम होता है नहीं होता है, हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर सकते हैं, आत्मसम्मान, हम कह सकते हैं भारत में आत्मसम्मान की भावना को जगाने के लिए, ठीक है ना, इंडियंस को जगाने के लिए भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने काम किया है। और उसमें हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना का भी विस्तार करने का भी या विस्तार फैलाने का भी, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा। लेकिन हम ये भी देखें थियोसॉफिकल सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया है या फिर हम कहें नेशनलिज्म को लेकर ये एफर्ट्स किए जाते हैं और हम कहें कि आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट की एफर्ट्स किए जाते हैं। नहीं, हम ये भी देखते हैं कि अपोज टू हम कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज की हम बात करें या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड मर्डर की हम बात करें, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट्स भी उन्होंने किए हैं, उन सभी को अपोज भी किया है। और जो भी सामाजिक बुराई है, सोशल इविल्स की हम बात करें, ठीक है ना, उन सभी का भी एक उनके द्वारा एफर्ट्स किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हम कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह से हम देख पाते हैं हिंदू सोसाइटी के द्वारा जो अभी तक जो टोटल हमने जैसे डिस्कस किया, ब्रह्म समाज का भी हमने देखा फर्स्ट पार्ट में, ब्रह्म समाज का क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है, किस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर किस तरह के पॉजिटिव एफर्ट्स किए जाते हैं और उसके सकारात्मक जो रिजल्ट्स भी हम देख पाते हैं। और 1829 में हम देख सकते हैं, 1829 में आकर के कि हम कह सकते हैं कि जो सती प्रथा उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की हम बात करें, कलकत्ता से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र, बम्बई, ठीक है ना, ऐसे सभी ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल जाता है। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि बहुत सारे एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए जाते हैं हिंदू, स्पेशली हिंदू सोसाइटी के द्वारा 19वीं सेंचुरी में। लेकिन हमें देखते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हिंदू सोसाइटी के द्वारा ये सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, नहीं, हम कह सकते हैं कि फिर मुस्लिम सोसाइटी भी एक्टिव मोड में आती है और उनके द्वारा भी बहुत सारे हम देख सकते हैं। अहमदिया मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, मोहम्मद इकबाल, जिनके द्वारा इस तरह के हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। वो सभी हम कुछ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।